मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीकानेर दौरा कल तय हुआ है। सुबह 10 बजे जयपुर एयरपोर्ट से करेंगे प्रस्थान। 10:50 पर पहुंचेंगे नाल एयरपोर्ट बीकानेर पर और उसके बाद 10:55 पर नाल एयरपोर्ट से करेंगे प्रस्थान। आपको पूरा स्केड्यूल हम बता रहे हैं। 11:25 पर पहुंचेंगे हेलीपैड पर और बीओपी कोडेवाला बीकानेर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 12:40 पर कार्यक्रम स्थल से करेंगे प्रस्थान और इसके बाद नाल में तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा उनका रहने वाला है। तो वहीं इसके बाद में दोपहर 2 बजे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। विभाजन विभीषिका पर संगोष्ठी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत और इसके बाद जोधपुर के लिए होंगे रवाना। यानी कि बीकानेर और जोधपुर 2 शहरों का दौरा जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का तय हुआ है। मुख्यमंत्री का ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि 15 अगस्त भी नजदीक है और उसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण दौरा। और दोपहर 3:20 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। गांधी मैदान से जालोरी गेट आयोजित होगा। तिरंगा यात्रा में करेंगे शिरकत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो वहीं शाम 4 बजे पहुंचेंगे जोधपुर सर्किट हाउस। शाम 6:30 बजे मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे मुख्यमंत्री। स्वाधीनता दिवस समारोह 2025 के अंतर्गत एट होम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रात 8 बजे सम्राट अशोक उद्यान जाएंगे मुख्यमंत्री। तो चलिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जो है सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है 2 जगहों का। कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ स्केड्यूल और कितना कुछ खास रहने वाला है? लेकिन बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। आज बीकानेर रहेंगे और कल बीकानेर रहेंगे 15 अगस्त को, क्योंकि इस बार जो राज्य स्तरीय समारोह है वह जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें शिरकत करेंगे। अलग अलग उनके कार्यक्रम करेंगे। पूरे दिन 2 दिन उनका व्यस्तम कार्यक्रम रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले वो नाल एयरपोर्ट बीकानेर पहुंचेंगे। इसके बाद उनका जो कार्यक्रम है, पहला बीएसएफ के जवानों से संवाद, ये बीओपी कोडेवाला खाजूवाला बीकानेर कार्यक्रम होगा। इस दौरान बीएसएफ के जवानों से संवाद होगा क्योंकि बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों से उनके बारे में जाना जाएगा। साथ ही सरकार उनके लिए और बेहतर क्या कर सकती है इसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि बेहद खास दिन है आने वाले 15 अगस्त में और हम सभी आजादी का जश्न मना पाते हैं। उसकी वजह हमारे बॉर्डर पर तैनात जवानों का हौसला है, उनकी देशभक्ति है, उनके मजबूत इरादे हैं। तो उनसे सीएम भजनलाल शर्मा का संवाद रहेगा। इसके बाद एक कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का रहेगा। ये ग्रामलाल बीकानेर में रहेगा। इसकी ये 1 से करीब 1:50 का कार्यक्रम रहेगा, यानी कि करीब 1 घंटे कार्यक्रम चलेगा अनुपुर। और ये तिरंगा यात्रा जैसी लगातार पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम चल रहा है, यानी ये कहूँ कि देश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। अलग अलग विभागों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग उपखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाए तिरंगा यात्रा के। इस कड़ी में इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। इसके साथ ही विभाजन विभीषिका पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा महाराणा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन रहेगा। जैसे कि आपने देखा वो कल भी जयपुर में विभाजन विभीषिका पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, इसमें उनका उद्बोधन रहा था। इसी कड़ी में आगे जो कार्यक्रम रहेंगे, शाम को पहुंचेंगे वो, फिर तिरंगा यात्रा रहेगी उनकी जालोर जोधपुर में, इसमें शिरकत करेंगे। और अगले दिन यानी कि 15 अगस्त को उनका सबसे पहला कार्यक्रम रहेगा स्वाधीनता दिवस समारोह के अंतर्गत, उसमें कार्यक्रम भाग लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इस तरह पूरे 2 दिन के व्यस्तम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बताया विभाजन विभीषिका के तहत भी ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तिरंगा अभियान के तहत तो चल ही रहा है, लेकिन जो जोधपुर दौरे का आपने जिक्र किया, वो दिन कितना महत्वपूर्ण, उस दिन क्या स्केड्यूल रहेगा, कितना खास रहने वाला है ये दौरा? देखिए बिल्कुल, जैसा ही मैंने बताया अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन जो भी कार्यक्रम है, जो शेड्यूल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आज का कल का जो कार्यक्रम बीकानेर में रहेगा। इसके बाद में जो स्वाधीनता दिवस से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो रहेंगे। संगोष्ठी, क्योंकि विभाजन की जो विभीषिका है उस पर संगोष्ठी जो आयोजित की जा रही है, इसके पीछे बड़ा मकसद है। आपने देखा होगा विपक्ष ने हमला बोला था कि अब उन जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा है, जो जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और दुनिया के इतिहास की विभाजन के दौरान अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार देखने को मिला। करोड़ों लोग बेघर हुए, 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। तो ये जो पूरा मंजर उस वक्त देखा लोगों ने, तो कल भी आपने देखा होगा ऐसे कई लोग जो उस समय
अपने माता पिता के साथ बहुत छोटे थे, यहाँ आए, उन्होंने अपनी यादें शेयर साझा की। कई ऐसे लोगों ने जिन्होंने माता पिता को बताया किस तरह का मंजर वहाँ रहा, किस तरह मानवता को तात्कार किया गया, बहन बेटियों को रख लिया गया, संपत्ति को रख लिया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया। तो वो जो विभीषिका का जो दृश्य था, उसको आखिर इस समय करने की क्या जरूरत है? तो पार्टी का कहना है कि हम उसको कैसे भुला सकते हैं। हमको आज भी और आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा कि किस तरह का दंश उस समय झेला गया था। पार्टी का साफ आरोप था कि किस तरह कुछ लोलुपता के कारण, सत्ता के कारण जो डिसीजन लिए गए, उसका खामियाजा पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत राज चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के पुनर्गठन से जुड़ा ये मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रदेश भर से जुड़ी 434 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में 434 याचिकाओं पर सुनवाई। मैराथन 4 दिन तक चली सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह फैसला सुरक्षित रखा है। और पंचायत और शहरी निकाय चुनाव टालकर सरपंचों को प्रशासक लगाने से जुड़ा यह बड़ा मामला, बड़ी खबर। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पंचायत राज चुनावों को लेकर के ये महत्वपूर्ण खबर है। और इस मामले में स्थानीय निकाय के पुनर्गठन से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला जो है अपना पूरी तरह से सुरक्षित रख लिया है। प्रदेश भर से जुड़ी 434 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में 434 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मैराथन 4 दिन तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह फैसला सुरक्षित रखा। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव टालकर सरपंचों को प्रशासक लगाने से जुड़ा यह मामला है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, पंचायत चुनावों को लेकर के हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए कि प्रदेश में जितने करीब 2000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं और पंचायत समितियां, उनके चुनाव होने थे और चुनाव जनवरी में होने थे, लेकिन कई जनवरी में होने थे, कईयों का जो कार्यकाल है फरवरी और मार्च तक में समाप्त हुआ। इसके बावजूद सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और जो सरपंच थे उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही कई ऐसे प्रधान थे जिनको इस वजह से हटा दिया क्योंकि वार्ड का जो उनके जो वार्ड है वो समाप्त कर दिए गए थे। दूसरी तरफ परिसीमन जो है अब तक पूर्ण नहीं हो पाया। तो इसको लेकर अलग अलग तरह की जो याचिकाएं हैं थी, जिनमें सरपंचों के चुनाव को शीघ्र कराने की मांग थी, चाहे परिसीमन की मांग थी, उनको लेकर ये 434 याचिकाएं जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट में दर्ज हुई थी। इन पे लगातार जो है खंडपीठ में सुनवाई की, क्योंकि जस्टिस एसपी शर्मा ने जयपुर में बैठ के सुनवाई की तो जस्टिस संजीत पुरोहित ने जोधपुर में, क्योंकि दोनों के जो बेंच थी वो डबल बेंच खंडपीठ थी। तो आखिरकार 4 दिनों की सुनवाई के बाद आज इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगले कुछ दिनों में ही जो है कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है और इससे इस तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि क्या चुनाव को लेकर जो है सरकार, जो देखिए आप 2 दिन पहले ही जो है सरकार के जो मंत्री है अविनाश गहलोत ने भी बयान दिया था कि वो दिसंबर तक चुनाव कराएंगे या जनवरी तक हो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट ने भी इसमें 4 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया है, तो अब क्या होगा, किस तरीके से फैसला आएगा, इसी पे डिपेंड करता है कि सरकार को हाईकोर्ट कोई निर्देश देती है चुनाव कराने का शीघ्र, या फिर जो सरकार ने अपनी टाइमलाइन गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार चुनाव। बिल्कुल, साथ ही निजाम जी, इस फैसले को किस तरह से देखा जाना चाहिए? पंचायत चुनावों को लेकर के जिस तरह से असमंजस की स्थिति अब तक देखने को मिली, उस हिसाब से कितना महत्वपूर्ण? देखिए, कुछ भी कहे, सरकार सभी जानते हैं और कई राजनीतिक ये मानते हैं कि सरकार चुनाव में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए जो है उन्होंने इसमें देरी की, यहाँ तक कि प्रशासक लगाए और उसके जो निर्णय लिया गया अपने सरपंचों के चुनाव का या पंचायत की जो चुनाव है उनको आगे करने का, वो 6 माह से ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए संविधान के अनुसार। लेकिन इसके बावजूद जो है समय अवधि लगातार बढ़ती गई है। तो ऐसे में वो हाईकोर्ट इसमें कोई फैसला दे सकता है, बेशक वो सरकार के इच्छाओं के विपरीत भी हो सकता है,
क्योंकि जो संवैधानिक अनुसार से जो है 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम जी आपका। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से खबर है, शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सीईओ डॉक्टर निधि पटेल ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। कचरा संग्रहण व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, 100% गलियों में साफ सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए। सुदृढ़ करने के तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। हुपर से संबंधित कंपनी प्रतिनिधि को भी सख्त निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। हुपर में हेल्पर की समस्या और वार्डों में टाइम से उठाया जाए कचरा। सख्त लहजे में सख्त एक्शन लेने की बात। अभी तक 80% हो रहा है। कचरे का ओपन डिपो का निस्तारण स्मार्ट सिटी और बाजारों में लगे कैमरों से किया जाएगा। लगातार मॉनिटरिंग, कचरा फेंकने वालों के खिलाफ चालान प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। जो दुकानदार देर रात तक खुलता है, कचरा करता है, उन्हें चिन्हित कर लिया जाए। एक्शन वार्ड के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षण को पूरे वार्डों में घूमकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में निगम अधिकारी, स्मार्ट सिटी अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर सप्तनीक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों से अपने घरों पर ध्वज फहराने और अभियान से ज्यादा संख्या में जुड़ने की अपील की। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और ज्यादा गहराई देना है। और वह तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपने सिविल लाइंस स्थित राजकीय आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने आह्वान करते हुए कहा कि हम सब मिलकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं और आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास से मनाएं। ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और हमें इसे पूरे सम्मान के साथ अपने घरों पर फहराना चाहिए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दौसा से बड़ी खबर हमको मिल रही है। कुर्रीकला में एसडीएम सेंथल की गाड़ी को लेकर के ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई, वहां पर गाड़ी और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई। सेंथल एसडीएम की गाड़ी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत ये रही कि एसडीएम बाल यहां पर बची हैं और ट्रैक्टर में सवार 2 महिला घायल हुई। सेंथल एसडीएम है अमृता खंडेलवाल। घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। एसडीएम सेंथल की गाड़ी ने पीछे से ट्रैक्टर को मारी टक्कर। पीछे से एक्सीडेंट, ये गाड़ी आके दे दी टक्कर, गिर गई। कौन कौन घायल हो गए? वो हमारे साथ किया ना, वो दोनों। कहाँ की बात है, कौन सी जगह की बात है? पूरी की बात है। मैं गांव से चारा लेकर के हाईवे क्रॉस करके 1.5 मीटर हाईवे से क्रॉस कर लिया था, रॉन्ग साइड में। और चलिए अब खबर जैसलमेर के भड़ियाणा से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भड़ियाणा मंडल में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। इस मौके पर ग्राम वासियों ने पूरे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ में भाग लिया, जिनमें तिरंगे की शान में जन जन ने एकजुट होकर भारत माता की जय के नारे लगाए। ये यात्रा राष्ट्रीय प्रेम, एकता और भारतीय संस्कृति की सशक्त अभिव्यक्ति बनी। बीजेपी के इस ऐतिहासिक अभियान कार्यक्रम में सभी का सहयोग सराहनीय रहा। और अब खबर भरतपुर के भुसावर उपखंड से है, जहां पर पथैना में राजकीय बालिका विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब है, जहां पर जहरीले कीड़े मकोड़े बच्चों के लिए खतरा बने रहते हैं। बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए कलेक्टर और शिक्षा मंत्री को ठोस कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ने इस पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग भी की है।
ग्राम पंचायत पथना के अंदर हमारा जो बालिका जो विद्यालय है, जो कैनाल के बीच कैनाल से जो रास्ता जा रहा है, इस स्कूल में घोंटू घोंटू घास खड़ी है, जिससे हमारी बालिकाओं को सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों के काटने का खतरा मंडरा रहा है। तो मैं सरकार और प्रशासन से कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द यहां पर कार्रवाई करें और स्कूल का जो मेन रास्ता है, उस जो कैनाल से जा रहा है, इसको मजबूत बनाएं और स्कूल से साफ सफाई करें और विद्यालय की देखरेख के लिए पैसों की व्यवस्था करें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, इनको बचाया जा सके। जैसलमेर के रामदेवरा मेला क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रशासन के दावों के पश्चात भी आवारा पशु ने एक बालिका को घायल कर दिया। ग्राम पंचायत के तहत आवारा पशुओं को मेला क्षेत्र से बाहर करने का ठेका भी दिया गया है। रेलवे स्टेशन रोड, मेला चौक, पोखरण रोड सहित अन्य कई स्थानों पर लगातार आवारा पशु उग्र होकर आतंक मचा रहे हैं। वहीं मेला शुरू होने से पहले अब तक 6 से ज्यादा घटनाएं आवारा पशुओं के कारण हो चुकी है। और चलिए लगातार हम आपको बता रहे हैं तस्वीरें भी, जहां पर आवारा पशुओं के आतंक से 6 से ज्यादा घटनाएं अभी तक हो चुकी है। रामदेवरा मेला क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला है। और चलिए बात भरतपुर की करते हैं, जहां रुदावल में कस्बे में बिजली व्यवस्था की बदहाली को लेकर बयाना विधायक यानी कि डॉक्टर रितु बनावत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्र में कई घंटे बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं मौके पर पहुंची विधायक को बिजली विभाग के अधिकारियों ने संसाधनों का अभाव बताया। विधायक ने तुरंत जोनल चीफ से फोन पर बातचीत कर व्यवस्था सुधारने के लिए बातचीत की। अब विधायक और स्थानीय लोगों ने विभाग से 5 दिनों में बिजली व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। अगर सुधारा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। सब यहीं पे, JN भी यहीं पे, यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हैं और हर गांव का हर व्यक्ति ये कह रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप है बिजली की, और उनके लिए व्यवस्थाओं की कमी आ रही है लगातार। संसाधन उनको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो साहब सीधी बात यह है कि मैंने आपसे भी कोऑपरेट करके चली हूँ, हमेशा आपके यहाँ के अधिकारी हैं उनसे भी मैंने कोऑपरेट करके चली हूँ, लेकिन जनता की हद अब पार हो गई सहने की। तो साहब जो संसाधन है, जो ये कह रहे हैं, वो आप इनको प्रोवाइड कराओ, है ना। अभी एक्शन का जिनके पास चार्ज है। और चलिए अब खबर कोटा से, जो कि चौंका देने वाली है, जहां पर बहू के साथ में दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद मामले को लेकर तनाव बरकरार है। आरोपी नेता को पुलिस ने कोटा के न्यायालय में पेश किया। पीड़िता और उसके परिजन SDM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, बीजेपी नेता पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगे हैं। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर रामगंज मंडी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मामले में साक्ष्य जुटाने और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की जाएगी। 354 का मुकदमा दर्ज हुआ है थाना रामगंज मंडी पे। इसके अनुसंधान अधिकारी श्री मनोज सिंह चक्रवाता, उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उसका रिमांड प्राप्त करने के लिए न्यायालय 3 धाराओं में धारा 74, 77, 351 ओम प्रकाश गिरफ्तार किया। उसका नाम ओम प्रकाश। क्या बैकग्राउंड है? इनकी पुत्रवधू ने इनके खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट की। जुर्म प्रमाणित पाने पर मुलजिम को गिरफ्तार कर दावा किया जा रहा है। भाषण लेते हैं नेताजी की जानकारी जांच करनी गई, उसके बाद ये अनुसंधान अधिकारी मामले में पूरी क्लियर कर पाएगा। जांच करी गई, गिरफ्तार हो। और चलिए बात सलुम्बर की, जहां पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिनमें सांस्कृतिक और शारीरिक व्यायाम में भाग लेने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं को पीने का पानी और अल्पाहार नहीं मिल रहा है। जबकि जिला कलेक्टर कार्यालय ने नगर परिषद को व्यवस्था ठीक करने के आदेश भी दिए थे। इस पर स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने कड़ा विरोध जताते हुए जिम्मेदारियों से जवाब की मांग की है।
और अब खबर राजसमंद से, जहां पर आमेट के पास जिलोला गांव में कुएं में पैंथर गिरा है और उसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। वन विभाग की टीम ने पैंथर का रेस्क्यू किया है। खबर राजसमंद से, जहां पर आमेट के पास जिलोला गांव में कुएं में पैंथर गिरने की खबर सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक वनपाल प्रभारी को यह सूचना मिली थी कि गांव के कुएं में पैंथर गिर गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और अपने कब्जे में लिया। और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से राजसमंद में पैंथर मिलने की सूचना मिली है और तमाम वन विभाग के अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे और पैंथर का रेस्क्यू किया, अपने कब्जे में लिया।